नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम वैदिक गणित के अंदर ध्वजांक विधि से भागफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हम एक भाग लेकर चलते हैं जिसमें हमें 23,754 में 74 का यानी कि 74 का भाग देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि जिस संख्या का अपन भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसको अपन भागफल कहते हैं। और जो भागफल के बाद में अगर भाग नहीं जाता है यहां, तो फिर उसको हम शेषफल कहते हैं। यानी कि भाजक से अगर छोटी संख्या यहां अपने को प्राप्त हो जाती है तो उसको अपन शेषफल कहते आए हैं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अर्थ को देखते हैं कि ध्वजांक क्या होता है। तो देखिए, ध्वजांक विधि में भाग देने के लिए जिस प्रकार से सामान्य से रूप में अपन भाग देते हैं, तो भागफल का अपन इस तरीके से चिन्ह लगाकर यहां भाज्य लिखते हैं, यहां भाजक लिखते हैं, यहां भागफल और शेषफल लिखते हैं। तो ये तरीका अपने दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। अब इसी तरीके से देखिए, ध्वजांक विधि में हम किस प्रकार के प्रतीक चिन्ह को काम में लेते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, हम इसके लिए 3 खंड बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये 3 खंड बना दिए। तो एक तो इधर का हो गया है ये खंड, दूसरा ये हो गया है, तीसरा ये इधर वाला हो गया है। यानी कि ये जो भाग है इसको अपन प्रथम खंड कहते हैं, इधर से बाईं तरफ से। बीच का जो भाग है उसको मध्य खंड या आप द्वितीय खंड भी कह सकते हैं। 3 खंडों की बात करेंगे अपन। और तीसरा यहां तृतीय खंड कहलाता है। अब प्रथम खंड में क्या लिखे, द्वितीय खंड में क्या लिखे और तृतीय खंड में क्या लिखे, इससे पहले हम भाजक पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भाजक एक बड़ी संख्या है। जनरली हम क्लासों में 40 तक पहाड़े याद रखते आए हैं, लेकिन इससे आगे तक के पहाड़े हमने कभी याद नहीं किए। इसलिए 74 का पहाड़ा याद नहीं होने के कारण इस संख्या में भाग देना थोड़ा दुविधापूर्ण लगता है। लेकिन ध्वजांक विधि, जैसा कि हम समझते आए हैं कि वैदिक गणित की जो क्रियाएं हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग है, उनका उपयोग करके हम गणनाओं को सरल करते हैं। वैदिक गणित क्यों काम में ले जाती है? गणनाओं को सरल करने के लिए। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण आप इस क्वेश्चन में भी देखेंगे, भागफल में भी देखेंगे। देखिए, 74 अपने पास भाजक है। तो वास्तव में हम आज आपको बताएंगे कि हम 74 का भाग नहीं देंगे, हम केवल भाग यहां 7 का ही देंगे। अब आप बताइए, 7 का पहाड़ा तो आप आसानी से याद भी होगा और आसानी से 7 का भाग दे भी सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ध्वजांक के अर्थ पर अपन बात करते हैं। देखिए, हमने 74 भाजक है, इसका भाग अपने को लगाना है। तो जो भाजक का अंक है उसमें इकाई की तरफ से, इकाई स्थान की तरफ से हम एक या एक से अधिक अंकों को चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं और उसको हम जो लास्ट की जो संख्या बचती है, जैसे हम यहां 4 को ले लेते हैं इकाई की तरफ से, और इधर से लास्ट की संख्या इधर से बाईं तरफ 4 7 बच जाती है, तो ये 7 है। तो 7 पर हम इस 4 को लिख देते हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, एक झंडे की तरह बन जाता है चिन्ह। 7 की घात हो गई, घातांक पर अपन कोई अंक को लिख रहे हैं, तो ये झंडे की तरह होने के कारण इसको देखो, सबसे पहली बात तो ध्वज बोलते हैं, तो ये ध्वजांक कहलाता है। तो घात के ऊपर जो अंक लिखा जाता है वह नॉर्मली तो अपन पढ़ते आए हैं घातांक कहलाता है, लेकिन वैदिक गणित में भागफल में हम इसको ध्वजांक कहेंगे। ध्वज का अंक यानी कि ध्वजांक। तो ध्वजांक यहां पर कितना है, 4 है। अगर आपको 23 का भाग लगाना है तो इसको हम 2 की घात 3 यानी कि ध्वज पर 3 लिखेंगे, तो ये 2 की घात 3 के रूप में लिखा जाता है। अगर आपको 745 का भाग देना है तो देखो, आप 2 अंकों को भी इधर से इकाई की तरफ से आप एक या एक से अधिक अंकों को ध्वज के स्थान पर लिख सकते हैं। जैसे 745 है तो आप 7 और ध्वज के स्थान पर 45 यानी कि घातांक जो है वो 45 है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। वो उस प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है
कि भाग कितनी अंक की संख्या का दिया जाता है। अगर 4 अंकों की संख्या है 4346 है, तो आप 3 अंकों को भी ध्वज के स्थान पर लिख सकते हैं। आप 2 अंकों को भी ध्वज के स्थान पर लिख सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो हमें यहां प्रश्न में 4 का भाग लगाना है, तो हम केवल इकाई अंक को ध्वज के स्थान पर लिख लेते हैं। तो अपने पास 7 ध्वज 4, तो यहां देखिए ध्वज का जो अंक है वो तो अपने पास 4 आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ध्वजांक। तो कुल मिला के बात क्या है, ध्वजांक आपका 4 है। अब देखो इसको तो हमने ध्वजांक बोल दिया है जो घात के ऊपर लगाया है, लेकिन ये नीचे जो 7 लिखा हुआ है इसको हम क्या कहें। तो यहां जो 7 है आधार पर, जो अपन घात पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं a की घात b, तो इसको हम ऐसे कहते हैं ये आधार पर घात b है। तो यहां जो आधार का अंक है वह मुख्यांक कहलाता है, यानी कि मुख्य अंक कितना है 7, ध्वज का अंक कितना है 4। तो ये 2 शब्द इसके अंदर महत्वपूर्ण है, ध्वजांक और मुख्यांक। तो इनको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और समझ भी गए होंगे। अब बात करते हैं देखो अपन आगे की। तो देखिए हमने ध्वजांक और मुख्यांक को देख लिया है। भाजक के अंक को इकाई की तरफ से कोई भी अंक 1 या 2 अंक लेते हैं उनको ध्वजांक पर लिखते हैं, यानी कि ध्वज पर लिखते हैं, और आधार में जो संख्या शेष रह जाती है उसको अपन आधार बना देते हैं। अब देखिए द्वितीय खंड में क्या लिखेंगे और तृतीय खंड में क्या लिखेंगे उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखिए मुझे आप एक बात बताइए कि ध्वजांक अपने पास 4 है, तो इसमें कितने अंक है। स्वाभाविक है अंकों की अगर अपन बात करें तो यहां अपने पास 1 अंक है, तो जो भाज्य है उसका 1 अंक हम तृतीय खंड में लिखते हैं। ध्वजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंकों को हम तृतीय खंड में लिखते हैं, और जो शेष भाग बच जाता है भाज्य का उसको हम मध्य खंड में यानी कि द्वितीय खंड में लिख देते हैं। देखिएगा अगर हम यहां पर अपने पास 735 का भाग लगा रहे होते, कल्पना कर लीजिए 735 का भाग अपन लगा रहे हैं, तो ध्वजांक में देखिए 2 अंक है, तो हम भाज्य के 2 अंक तृतीय खंड में लिखते हैं, यानी कि ऐसे केस में यहां पर 54 अपन लिखते हैं, और 237 मध्य के खंड में यानी कि द्वितीय खंड में लिखा जाता। अब चूंकि ध्वजांक अपना 4 है जो कि 1 अंक है, इसलिए तृतीय खंड में 1 अंक लिखेंगे, शेष भाज्य के अंकों को अपन मध्य खंड में यानी कि द्वितीय खंड में लिख लेते हैं। अब बात करते हैं आगे, देखिएगा भागफल अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिएगा अब ये मुख्य भाज्य अपना यहां पर प्राप्त हो गया है, एक लाइन अपन यहां पर खींच देते हैं। तो 2 में देखो अब जो भाग लगाएंगे अपन 74 का न लगाकर मुख्यांक का भाग लगाएंगे, तो मुख्यांक कितना है अपने पास, मुख्यांक अपने पास 7 है, तो 7 का भाग देखो इस 2 में तो जाता नहीं है, तो अपन 2 अंकों को एक साथ ले लेते हैं 23। तो अब 23 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 3 21, जितनी बार भाग जाता है उसको हम इस लाइन के नीचे लिख देते हैं एकदम। शेषफल कितना रह गया हम देखते हैं, 7 21 2 22 23, तो 2 शेषफल। तो जो शेषफल रहता है वो इस संख्या के आगे के स्थान पर इसके नीचे अपन इसको लिख देते हैं। तो ये 2 यहां पर अपन ने यहां शेषफल के रूप में लिख दिया है, जितनी बार भाग जाता है उसको यहां ऐसी लाइन खींच देंगे, उसके नीचे लिखेंगे, जो शेषफल रहता है उसको यहां लिख देंगे। यानी कि 23 में जब अपन भाग देते हैं 7 का, तो 2 बार तो 2 तो अपने को 3 तो अपने को भागफल प्राप्त होता है और 2 अपने को शेषफल प्राप्त होता है। अब इसमें देखो सबसे अच्छी बात यह है, रुचिकर बात यह है कि आगे का भाग देने के लिए हम जितनी बार भी भाग देने के लिए जो संख्या चूज करेंगे, जैसे अभी अपने पास अब ये 27 की संख्या प्राप्त हो गई है, अब अगली संख्या अपनी 27 की हो गई है, तो नॉर्मल जो भाग मानक विधि आप सीखते हैं उसमें तो क्या होता है 27 हो गया तो आप 27 में 7 का भाग लगा देते हैं, लेकिन वैदिक गणित की जो ध्वजांक विधि है उसमें ऐसा नहीं होता है। अब जो 27 आपको प्राप्त हो रहा है वह एक नया भाज्य है, यह आपके पास क्या है, यहां पर नया भाज्य है। तो
प्रत्येक भाग की स्टेप में हम एक संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे। स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा, संशोधित भाज्य अपन ज्ञात करेंगे। अब 27 में जैसे अपन भाग देंगे तो 27 में 7 का भाग न लगाकर हम एक संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे, उसमें फिर 7 का भाग लगाएंगे। तो देखिए संशोधित भाज्य कैसे प्राप्त करते हैं और वो क्या होता है। देखिए नया भाज्य अपने पास जो प्राप्त हुआ है उसमें से हम घटाएंगे। नया भाज्य जो भी अपने को प्राप्त हुआ है उसमें से हम घटाएंगे। क्या घटाएंगे? एक तो भागफल अंक, भागफल अंक, और इसके गुणा में रहेगा अपना ध्वजांक यानी कि ध्वज का अंक। तो इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, ध्वजांक। तो कुल मिला के बात क्या है कि जो संशोधित भाज्य है वह नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक के रूप में है। अब बताइए नया भाज्य अपने पास कितना है? 27 है। नया भाज्य अपने पास कितना है? 27। तो आप यहां पर लिखिएगा नया भाज्य तो 27 माइनस भागफल अंक। इससे पहले हम जब हमने भाग दिया तो भागफल अंक कितना है अपने पास? 3। तो 3 बार भाग गया। भागफल अंक का मतलब हो गया है हमने कितनी बार भाग दिया, तो 3 बार भाग दिया। फिर ध्वजांक यानी कि ध्वज का अंक, ध्वजांक देखिए कितना है? 4 है। तो यहां पर लिखेंगे 4। अब ये 12 है तो 27 में से आप 12 कम कर दीजिए तो अपने को 15 प्राप्त हो जाता है। तो ये संशोधित भाज्य अपने पास कितना आ गया है? यहां पर 15 आ गया है। तो कुल मिला के अब हमें 27 में भाग नहीं देना है, हमें भाग देना है 15 में, और वो भी कितने का? मुख्यांक का, यानी कि मुख्य अंक यहां पर 7 है तो 7 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 15 में 7 का भाग, तो भागफल तो 2 चला जाता है और शेषफल 1 प्राप्त हो जाता है। अब जो भागफल का अंक 2 है, भागफल 2 आया है, 2 बार भाग जाता है, तो उसको हम इसके नीचे लिख देंगे। ये लीजिए 2। शेषफल कितना है? 1। तो ये 7 तो अपन ने ले लिया था, तो इसके आगे जो भी शेषफल आया उसको आगे लिख देंगे। तो देखिए अब ऐसा करने के बाद में नया भाज्य अपने पास 15 प्राप्त हो जाता है। तो अब देखिए यहां हम लिख लेंगे नया भाज्य तो अपने पास आ गया है 15 है। अब दोबारा अपन संशोधित भाज्य ज्ञात करेंगे, दोबारा हम संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे। जितनी बार भी अपने को नया भाज्य प्राप्त होता है उतनी ही बार हम संशोधित भाज्य प्राप्त करेंगे। संशोधित भाज्य प्राप्त करने का सूत्र है अपना नया भाज्य माइनस भागफल अंक, भागफल अंक गुणा ध्वजांक। जितनी ज्यादा बार आप इनको लिखेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको ये याद होगा। मैं भी इसको बार बार इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ये अवगत रहे कि आपको भी जब तक ये इस पर कमांड नहीं होता है, नहीं सीखते, तब तक इस स्टेप को बार बार आपको पूरा लिखना है, तभी जाकर ये आपको याद हो पाएगा। तो देखिए नया भाज्य अपने पास 15, भागफल अंक देखिए 2 बार भाग गया था, और ध्वजांक अपने पास 4, 4 दूनी 8, 15 में से 8 कम कर देंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो संशोधित भाज्य कितना प्राप्त हो गया अपने को? 7 प्राप्त हो गया है। अब अपन 7 में भाग लगाएंगे 7 का। तो देखिए 7 में 7 का भाग लगाते हैं तो अपने पास भागफल अंक 1 प्राप्त होता है। शेषफल कितना? 0। तो अब यहां तो देखो कुछ भी नहीं बचाना है, इधर इस मध्य खंड का तो काम पूरा हो गया। तो जो भी यहां अगर कोई अंक प्राप्त होता है शेषफल में या शून्य प्राप्त होता है तो उसके आगे अपन उसको लिख देंगे। तो नया भाज्य यहां पर देखिए अपने पास क्या हो गया है? नया भाज्य ये आ गया है 0,4। तो संशोधित भाज्य अपन प्राप्त करेंगे। अब हर नए भाज्य के बाद में याद रहे संशोधित भाज्य प्राप्त करना है। तो संशोधित भाज्य का मतलब क्या है? नया भाज्य माइनस भागफल अंक, भागफल अंक गुणा ध्वजांक। तो दोबारा आप लिख लीजिए नया भाज्य आपका तो देखो 0,4 का मतलब तो 4 ही होता है, माइनस भागफल अंक आपका 1 है और ध्वजांक आपका 4 है। तो देखो 4 में से 4 को 1 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, यानी कि ये 0 प्राप्त हो गया है।
तो लास्ट में जब संशोधित भाज्य आप प्राप्त करते हैं और उसका मान अगर 0 प्राप्त होता है तो आप मानकर चले शेषफल जो है वह आपका 0 प्राप्त होता है। शेषफल जो है वह आपका 0 प्राप्त होता है। और जो यहां आपने संख्या लिखी थी, भागफल अंक लिखा था, वह आपका भागफल हो जाता है। तो कुल मिला के 23,754 में देखिएगा 23,754 में 74 का भाग लगाते हैं तो हमें भागफल 321 प्राप्त होता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसको आप सामान्य भागफल यानी कि मानक विधि जो आप इस तरीके से करते आए हैं उससे हल करके देख लीजिएगा, आपको यही मान प्राप्त होगा। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज कर दूं, दवजांक विधि से भागफल ज्ञात करने के लिए जो भाजक है उसको मुख्यांक और दवजांक के रूप में अपन डिवाइड करते हैं। दवजांक में हम इकाई की तरफ से एक या एक से अधिक अंक अपनी सुविधा के अनुसार लेकर चलते हैं और फिर इकाई की तरफ से जो अंक दवजांक के अलावा बच जाते हैं उसको मुख्यांक यानी कि आधार पर लिखते हैं। तो 74 के केस में हम इकाई की तरफ से एक अंक को दवजांक पर लिखते हैं, बाकी आधार में तो 7 की घात 4, तो मुख्यांक तो 7 हो जाता है और दवजांक 4 हो जाता है। दवजांक विधि से भागफल ज्ञात करते हैं तो अपन 3 खंड बनाते हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में हम मुख्यांक और दवजांक को लिखते हैं। द्वितीय खंड और तृतीय खंड, इसमें देखिए दवजांक में जितने अंक होते हैं उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखते हैं भाज्य के। भाज्य के मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। तो 23,754 में भाग दिया जाएगा। दवजांक में 1 अंक है इसलिए इसका 1 अंक अपन तृतीय खंड में लिख लेते हैं। बाकी का जो भाग है वह मध्य भाग में यानी कि द्वितीय खंड में लिखते हैं। फिर मध्य खंड में जो संख्याएं हैं बाईं तरफ से उनमें अपन मुख्यांक का भाग लगाते हैं। जो भागफल अंक आता है उसको इस आडी लाइन के नीचे लिखते हैं, शेषफल बचता है तो इसको आगे लिख लेते हैं और फिर नया भाज्य प्राप्त करते हैं। प्रत्येक नया भाज्य प्राप्त होने के बाद में हम एक संशोधित भाज्य प्राप्त करते हैं। संशोधित भाज्य का एक सूत्र होता है नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक, यानी कि भागफल अंक को दवजांक के अंक से गुणा करके उसको नए भाज्य में से घटा देते हैं तो अपने को संशोधित भाज्य प्राप्त होता है। इस संशोधित भाज्य में फिर हम मुख्यांक का भाग लगाते हैं। तो यहां के केस में अपने को संशोधित भाज्य 15 प्राप्त हुआ, तो फिर हमने 15 में 7 का भाग लगाया तो 2 तो भागफल अंक प्राप्त हुआ जो हमने यहां लिख दिया और शेषफल 1 प्राप्त हुआ जो हमने यहां आगे लिख दिया। फिर नया भाज्य 15 हो जाता है। अब संशोधित भाज्य दोबारा ज्ञात करेंगे। जैसे ही नया भाज्य प्राप्त आता है उसके बाद में हमें संशोधित भाज्य अवश्यंभावी ज्ञात करना है, जो कि नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो नए भाज्य में से भागफल अंक अपना 2 है, दवजांक 4, 4 दूनी 8, फिर 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। फिर देखिए 7 में हम 7 का भाग लगाएंगे। संशोधित भाज्य अपना 7 आया तो 7 में 7 का भाग लगाते हैं। तो देखिए भागफल अंक तो अपने को क्या है 1 प्राप्त होता है और शेषफल क्या है यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता है। तो भागफल का अंक जो है वो तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं बचती है तो उसको हम तृतीय खंड में लिख देते हैं। शेषफल कितना बचा 0, तो 0 को हम तृतीय खंड में लिख लेते हैं। अब ये 0, 4 जो है वह नया भाज्य प्राप्त हो जाता है। अब जब भी नया भाज्य प्राप्त होता है तो हम संशोधित भाज्य ज्ञात करते हैं। नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा दवजांक। तो देखो 0, 4 माइनस भागफल अंक 1 है और दवजांक 4 है, देखते हैं तो अपने को 0 प्राप्त होता है। तो संशोधित अंतिम संशोधित भाज्य जब ज्ञात करते हैं और अगर उसका मान 0 आता है तो मानकर चले शेषफल 0 है और यहां जो भी संख्या बच जाती है वो शेषफल के रूप में बचेगी और अगर 0 है तो मान के चले शेषफल 0 है। तो देखिए 23,754 में 74 का भाग न लगाकर केवल हमने 7 का भाग लगाया। बड़ी आसानी से हमने इसकी पूरी स्टेप को 2 बार देख ली। तो भागफल 321 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। धन्यवाद।